प्रिय शिक्षार्थियों, सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण प्रोग्राम पर एक और दिलचस्प व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पद्मजा रवूला हूँ। मैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। आइए आज ऐसे कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से क्षमता निर्माण की पहल करते समय या उसे विकसित करते समय सामाजिक लिंग को ध्यान में रखना जरूरी है। इस कार्यक्रम या व्याख्यान के सीखने के उद्देश्य हैं: पहला, विकासात्मक अनुसंधान और कार्यों में शामिल सभी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण कौशल और ज्ञान या लिंग और विकास की अवधारणाओं को पुष्ट करना। तो उद्देश्य ये है कि हम प्रशिक्षकों के कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि वे अपनी सभी गतिविधियों में, विशेष रूप से क्षमता निर्माण गतिविधियों में, सामाजिक लिंग संबंधी विचारों को शामिल करें। और दूसरी बात, सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए सीखने और ज्ञान की रणनीतियों को अपनाने की कुछ तकनीकें क्या हैं। ये अब व्यापक रूप से माना और स्वीकार किया जाने लगा है कि सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण विधियां ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी समुदाय या समूह में क्षमता निर्माण के प्रयास उस समूह के सभी सदस्यों को समान रूप से लाभान्वित हो पाएं। इस बात को साहित्य में भी स्वीकारा जा चुका है और विशेष रूप से IFSC 2021 के अनुसार सीखने और शिक्षा लाभ के संदर्भ में सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण डिजाइन विभिन्न प्रकार के विचारों और राय को विस्तारित और समृद्ध करने में मदद कर सकता है। इससे सभी भागीदार सीख सकते हैं और इस तरह उन्हें चुनौतियों के सभी पहलुओं को समझने के लिए तैयार करता है जो उनके विभिन्न तरह के प्रथम प्रयासों में बाधा बन सकती हैं। सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण के साथ में काम करने और सीखने वाले पुरुषों और महिलाओं को मजबूत रोल मॉडल प्रदान कर अगली पीढ़ी को एक शक्तिशाली संकेत भेजने में भी मदद करती है। सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण या सीखने की विधियों से हमारा क्या तात्पर्य है? इसमें वे विधियां और सामग्रियां शामिल हो सकती हैं जो पुरुष और महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं। क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पुरुष और महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रशिक्षण या सीखना हो रहा है, तो इसे ही सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण विधियां कहा जाता है। अब ये जो तरीके हैं वो पुरुष और महिला प्रतिभागियों के प्रशिक्षण और सीखने की विशिष्ट तरीकों के बीच में तुलना करती हैं और इनके बीच में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करती हैं। साथ ही साथ सामाजिक लिंग की बदलती भूमिकाएं और अपेक्षाएं सीखने के अनुभव को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसमें इन सभी चीजों को देखा जाता है। क्या पढ़ाया जाता है ये भी इसके साथ संबंधित होता है। किसे पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ा रहा है, शिक्षण कैसे, कहाँ और कब होता है और अधिगम कैसे होता है। सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि इंटरैक्टिव क्लासरूम या समूह बैठक या ट्रेनिंग के स्थान या यहाँ तक कि वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म में कौन मौजूद है, बल्कि इन मामूली सवालों से परे है। प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रशिक्षण से लाभ उठाने का समान अवसर मिल रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए इसको और अधिक गहराई से देखा जाता है। अब आइए यूनिसेफ के एक उदाहरण को देखें कि कैसे क्षमता निर्माण योजना प्रक्रिया में सामाजिक लिंग को शामिल किया जाए। अब हमारा केंद्रीय या मुख्य विषय योजना या क्षमता निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक लिंग को शामिल करना है। तो इस प्रक्रिया में 5 चरण हैं और जैसा कि आप फ्रेमवर्क में देख सकते हैं, पहला चरण आंकड़ों को जानना या एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना है। और ऐसा विश्लेषण करने में लड़कियों, लड़कों, महिलाओं और पुरुषों को शामिल करें और सुनिश्चित करें कि सामाजिक लिंग आधारित अंतर और मानदंडों को शामिल कर लिया गया है और उन पर विचार कर लिया गया है। दूसरा चरण एक ऐसा रणनीतिक डिजाइन तैयार करना है जिसमें सामाजिक लिंग आधारित मानदंडों, जरूरतों, भूमिकाओं, बाधाओं और फैसिलिटेटरों को ध्यान में रखा जाए। अब अगला या तीसरा चरण शिक्षण सामग्री सहित संदेशों और सामग्रियों का विकास करने और उन्हें परीक्षण करने का है। परीक्षण से पहले की सामग्री बनाते समय और उस पर विचार करते समय सामाजिक लिंग संबंधी रूढ़िवादिता के साथ साथ पहुंच, वरीयता, अपील और संसाधनों के नियंत्रण में अंतर को ध्यान में रखना होता है। चौथा चरण कार्यान्वयन और निगरानी का है। इसमें हमें पहुंच, भागीदारी और प्रतिक्रिया तंत्र में सामाजिक लिंग संबंधी अंतरों
और असमानताओं को देखने के लिए गतिविधियों की निगरानी करनी होती है। और अंत में मूल्यांकन और पुनर्नियोजन का चरण आता है। इसमें ज्ञान, दृष्टिकोण, प्रथाओं और मानदंडों में लिंग विशिष्ट परिवर्तनों को मापें और साथ ही साथ अवांछित परिणामों को भी नापें। तो इस तरह से इस फ्रेमवर्क में काम करते हुए ये समझा जा सकता है कि जब हम पहले चरण से लेकर पुनर्नियोजन के अंतिम चरण तक सामाजिक लिंग संबंधी विचारों और मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि हम पुरुषों और महिलाओं को समान दृष्टिकोण से देखें और उन्हें इस प्रक्रिया में समान अवसर दें। तो अब बात करते हैं कि सामाजिक लिंग रिस्पॉन्सिव और परिवर्तनकारी कार्यक्रम में कौन से सिद्धांत आते हैं। फिर से यूनिसेफ के फ्रेमवर्क की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि उसे अभिनव होना चाहिए। इसमें हमें नए नए तरीकों, तकनीकों, नई साझेदारियों, अलग अलग क्षेत्रों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि सामाजिक लिंग समानता के विषय पर प्रगति करने वाले सृजनात्मक समाधान विकसित किए जा सकें। दूसरा सिद्धांत साक्ष्य आधारित और आंकड़े उत्पन्न करना है। इसका पहले के फ्रेमवर्क में भी उल्लेख किया जा चुका है। इसमें सांप्रतिकतम शोध और सामाजिक लिंग समानता पर मापने योग्य रिपोर्ट किए गए परिणामों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा सूचित होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत विशेषज्ञ के नेतृत्व वाला है। सामाजिक लिंग, क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों की विशेषज्ञता के साथ मजबूत भागीदारी का संयोजन किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी होता है। उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। और अंत में बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए पैमाना बढ़ाना पड़ता है और उसे कुछ समय के लिए बरकरार रखना पड़ता है। एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के सिद्धांतों के लिए एक अन्य उदाहरण या दिशा निर्देश है। तो युक्तियों के दो तरीके हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक युक्ति फैसिलिटेटर के लिए सुझाव है और दूसरी युक्ति टूलकिट है। अब आइए एक फैसिलिटेटर के लिए युक्तियों को देखें। पहला, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सही प्रतिभागियों का चयन करना किसी भी कार्यशाला या क्षमता निर्माण के प्रयास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम होता है। दूसरा, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को वाकिफ कराना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक परिचयात्मक निमंत्रण पत्र के साथ शुरू किया जा सकता है जिसमें कार्यशाला या कार्यक्रमों के उद्देश्य के बारे में बताया जा सकता है और इसमें भाग लेने के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा, एक बार जब प्रतिभागी क्षमता विकास पहल या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें उससे संबंधित सामग्री भेजकर उनके साथ लगातार जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। इस तरह की सामग्री में बैकग्राउंड पेपर, प्रश्न, शेड्यूल, ब्रोशर आदि शामिल हो सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम किसी ग्रामीण परिवेश में हो रहा है तो बैठक या कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रतिभागियों से मिलना बहुत जरूरी होता है। कार्यक्रम स्थल पर मिलना भी महत्वपूर्ण होता है ताकि वे कार्यक्रम के बारे में सहज हो जाएं और उन्हें पता चल सके कि असल में पूरा कार्यक्रम कैसा होने वाला है। कहने का मतलब है कि इस तरह उनकी झिझक दूर की जा सकती है। प्रशिक्षण केंद्र या स्थान तक आने जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं आयोजकों को ही करनी चाहिए ताकि प्रतिभागियों को छोटी से छोटी जानकारी के लिए परेशान ना होना पड़े और इस प्रकार उनकी भागीदारी में कोई बाधा ना हो। अब हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है जो किसी ग्रामीण परिवेश में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजन करने के बारे में बताएगा। उसके लिए यदि ग्रामीण प्रतिभागियों को स्थल और अन्य चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है तो उनके आधे प्रयास इन व्यवस्थाओं को करने में चले जाएंगे और इसलिए हो सकता है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाएं। दूसरा पहलू टूलकिट है। टूलकिट में 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। पहला, प्रशिक्षण सामग्री। दूसरा, प्रशिक्षण उपकरण और तीसरा, प्रशिक्षण पद्धति। तो चलिए बात करते हैं प्रशिक्षण सामग्री के बारे में। प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं या प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के लिए पुस्तकों और साहित्य के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल, कार्ड, विभिन्न रंगों की शीट, पोस्टर, कागज, स्केच पेन, मार्कर आदि चाहिए होते हैं। प्रशिक्षण उपकरण में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शामिल हैं। हमें माइक्रोफोन, प्रोजेक्शन स्क्रीन, लैपटॉप,
डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर आदि की भी जरूरत पड़ सकती है। और अंत में प्रशिक्षण पद्धति की बात करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहभागी तरीके का उपयोग करके लागू किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। विभिन्न सत्रों के दौरान उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख विधियां हैं मल्टीमीडिया प्रस्तुति के साथ संवादात्मक व्याख्यान और प्रश्न उत्तर के माध्यम से भागीदारी, सामूहिक और व्यक्तिगत अभ्यास, सामान्य व्याख्यान, चर्चा के बाद व्याख्यान, विचार मंथन, छोटे और बड़े समूह में केंद्रित चर्चा, अनुभव साझा, क्षेत्र का दौरा आदि। तब प्रशिक्षक एक सामाजिक लिंग उत्तरदायी वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुष और महिला दोनों तरह के प्रतिभागियों, शिक्षार्थियों और भागीदारों की सीखने की क्षमता को समान रूप से महत्व देकर प्रशिक्षक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। दूसरा, महिला और पुरुष दोनों प्रतिभागियों की सीखने की क्षमता को आसान बनाना। तीसरा, सभी प्रतिभागियों के अमित्रपूर्ण और किसी खास सामाजिक लिंग के तरफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति सावधानी से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसलिए प्रशिक्षकों को हमेशा ऐसा व्यवहार करने वाले प्रतिभागियों की पहचान करनी चाहिए और फिर इन व्यवहारों को अनदेखा करना चाहिए, या यदि आवश्यक हो तो किसी भी प्रतिभागी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना बहुत ही सुखद और मैत्रीपूर्ण तरीके से उन्हें सही करने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में उन विशेषताओं या व्यवहारों पर ध्यान देना जो सामाजिक मानदंडों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, जो सीखने या कार्य प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ग्रामीण परिवेश लें जहां प्रचलित सामाजिक मानदंडों के कारण पुरुष और महिलाएं एक साथ बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि कोई पुरुष सदस्य ये कहे कि महिलाएं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी या महिलाएं इस प्रश्न को नहीं जानती हैं। मैं इसका उत्तर दे सकता हूं या मुझे लगता है कि मैं इस चर्चा को अच्छे से चला सकता हूं। इसलिए ऐसी विशेषताओं और व्यवहारों के बारे में सजग रहना चाहिए ताकि सभी को पहल या कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने प्रशिक्षकों के बारे में भी कहा है कि वे भी सामाजिक लिंग उत्तरदायी वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। वे किसी भी विकासात्मक कार्यक्रमों में सामाजिक लिंग संबंधी विचारों को शामिल करके महसूस की गई जरूरत के आधार पर सभी प्रासंगिक भागीदारों के लिए सामाजिक लिंग उत्तरदायी वातावरण बना सकते हैं। इन कार्यक्रमों का अपनी नीतियों और रणनीतियों में सामाजिक लिंग के मुद्दे को शामिल करने और ये सुनिश्चित करने का एक व्यापक लक्ष्य होता है कि इसके बाद बनने वाली परियोजनाएं सामाजिक लिंग उत्तरदायी हों। उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि प्रशिक्षक अपने पूर्वाग्रहों को दूर करें और खुले दिमाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, प्रशिक्षकों या शिक्षकों के सामाजिक लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों को अक्सर भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जो महिलाओं और पुरुषों के बारे में उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं या दृष्टिकोण और महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित सामाजिक मानदंडों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्रा मुखर होती है तो प्रशिक्षक उसे ऐसी सलाह दे सकते हैं कि वो पुरुष की तरह बर्ताव ना करे। इसलिए प्रशिक्षक को अपने इन पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा और पूरी तरह से हटाना होगा। प्रशिक्षक का हमेशा एक पूर्वाग्रह हो सकता है, या कभी-कभी ये पूर्वाग्रह हो सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में विज्ञान में अच्छा नहीं कर सकती हैं, और प्रशिक्षक का एक अन्य पूर्वाग्रह ये भी हो सकता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ही बेहतर डॉक्टर होते हैं क्योंकि वे अधिक तर्कसंगत और प्राकृतिक नेता होते हैं। इसी तरह कोई ऐसा प्रशिक्षक भी हो सकता है जो ये मानता हो कि महिलाएं डॉक्टरों की तुलना में बेहतर दाई होती हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से पोषण करती हैं। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से दूर कर दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम लैंगिक रूप से अधिक समान हो सके और सभी को समान अवसर और भागीदारी के अवसर मिल सकें। अगला महत्वपूर्ण कदम भौतिक वातावरण बनाना है। पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी बढ़ाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की एक साथ बैठने की व्यवस्था बनाना उत्साहजनक कदम साबित हो सकता है। विशेष रूप से बैठने के लिए व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि ये महिलाओं को बोलने और अपनी शर्म झिझक को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करे। प्रशिक्षक और दर्शक प्रतिभागी दोनों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए
वे एक ही स्तर या स्थान पर बैठते हैं। कई स्थितियों में हम देखते हैं कि प्रशिक्षक पोडियम पर या किसी ऊंचे स्थान पर बैठता है और प्रतिभागी निचले स्थान पर बैठते हैं। ये कक्षा जैसी व्यवस्था में संभव हो सकता है, लेकिन मैदान में चलने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम या उन जगहों पर जहां ज्ञान का आदान प्रदान दो तरफा होता है, वहां प्रशिक्षक और दर्शक प्रतिभागी दोनों एक ही स्तर पर होने चाहिए और उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि समानता, बराबरी सुनिश्चित हो सके। अब अधिगम और शिक्षण सामग्री डिजाइन करने की प्रक्रिया पर बात करते हैं। अधिगम और शिक्षण सामग्री को डिजाइन करने में काफी ध्यान रखा जाना चाहिए और पाठ या छवियों में कितनी महिलाओं और पुरुषों का उल्लेख किया गया है, ये देखने के लिए पूर्व सूचना, समझ और योजना होनी चाहिए। पुरुष पात्रों की तुलना में महिला पात्र कब और कितनी बार सामने आ रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों या अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक लिंग के आधार पर भूमिकाओं को तय करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसी छवि दिखाना जिसमें देखभाल करने वाली महिलाएं हैं, नेता पुरुष हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, किसान पुरुष हैं। सामाजिक लिंग के आधार पर इस प्रकार की भूमिकाओं को तय नहीं किया जाना चाहिए और अधिगम और शिक्षण सामग्री को डिजाइन करते समय इसी तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए। और अंत में, प्रशिक्षक और प्रतिभागियों द्वारा सामाजिक लिंग तटस्थ या लिंग समावेशी भाषा का उपयोग करना भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मानक अधिगम और शिक्षण सामग्री की कुछ भ्रांतियां में ऐसी छवियां और शिक्षण सामग्री का दिखाया जाना शामिल है जो पुरुषों को शक्तिशाली, मुखर और बुद्धिमान के रूप में दर्शाती है, पुरुषों को नेतृत्व और पेशेवर भूमिकाओं में दर्शाती है और महिलाओं को कमजोर और निष्क्रिय, विनम्र के रूप में चित्रित करती हूँ। घरेलू देखभाल देने वाली और या सहायक भूमिका में महिलाओं को चित्रित करती हूँ। इसलिए ये याद रखना चाहिए और इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि सामाजिक लिंग उत्तरदायी शिक्षण विधि सामाजिक लिंग रूढ़िवादिता से मुक्त हैं और उन्हें चुनौती देती हैं। अब अधिगम और शिक्षण सामग्री को डिजाइन करते समय ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी शिक्षण सामग्री में नायिकाएं और नायक कौन हैं। क्या हम महिलाओं को दलित या पीड़ित के रूप में और पुरुषों को नायकों के रूप में दिखा रहे हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षण सामग्री में पुरुषों और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो? सीखने और सिखाने की सामग्री को डिजाइन करते समय दृश्यात्मक उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और पुरुषों और महिलाओं के बीच समान भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बातचीत के दौरान या कार्यक्रम के संचालन के दौरान सामाजिक लिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की जरूरत है और हम ये कैसे कर सकते हैं? महिला और पुरुष दोनों प्रतिभागियों को बातचीत करने, बोलने का समान अवसर देकर हम ऐसा कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करना, शर्म और भय को कम करने या दूर करने के लिए वातावरण बनाना। यदि सामाजिक सांस्कृतिक नियम अनुमति देते हैं और ये संभव है तो मिश्रित समूह बनाए जाने चाहिए और कई बार चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रभावी बैठकें आयोजित करने के कुछ बुनियादी सिद्धांत स्लाइड्स में दिए गए हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, सही कार्य प्रणाली का उपयोग करना। आप चाहे व्यवहारिक प्रदर्शन करना चाहते हैं या आप अभ्यास सत्र करना चाहते हैं या आप उन्हें अपनी फील्ड में ले जाना चाहते हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, आपको हर हाल में सही भाषा का उपयोग करना होगा। अगर सही लगे तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बजाय प्रतिभागियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करें। खास करके महिला शायद राष्ट्रीय भाषा में सहज ना महसूस कर पाएं। भाषा के ऐसे रूपों का उपयोग ना करें जो किसी तरह के पदानुक्रम को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि विशेषज्ञ और प्रशिक्षु आदि। एक तीसरा सिद्धांत सामाजिक लिंग और अन्य रूढ़ियों को जांचना है। प्रशिक्षण सामग्री में लिंग और अन्य मामलों के बारे में अंतर्निहित धारणाओं की जांच करें। ये महिलाओं या अन्य सामाजिक रूप से हाशिए के प्रतिभागियों को बहिष्कृत महसूस करा सकते हैं। कार्यक्रम में सम्मानजनक माहौल बनाएं। लोगों को एक दूसरे की राय का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही वो एक दूसरे से असहमत क्यों न हो। आपको सभी से सहमत होना चाहिए, चाहे इसका मतलब सीखने और अनुभव साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान होना हो। प्रतिभागियों को दूसरे प्रतिभागियों का मजाक न बनाने दें।
अच्छे इरादे वाली टिप्पणियां या कहानियां कार्यशाला के बाहर भी दोहराएं। प्रतिभागियों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको हमेशा फ्लैट लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें हमें टॉप डाउन मॉडल की जगह किसान मॉडल को अपनाना होगा, जो एक क्षैतिज मॉडल है जो समूहों के भीतर और समूहों के बीच समूह साझाकरण और सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। इस मॉडल में मेटरिंग और शुद्ध पुनरावृत्ति दृष्टिकोण विकसित और समर्थित किए जा सकते हैं। मिश्रित समूहों में सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। यदि महिलाएं सार्वजनिक रूप से बोलने की कला से अपरिचित हैं, तो अधिकतम 4 से 6 लोगों के साथ एक छोटा सुरक्षित वातावरण बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 से 3 महिलाएं एक मिश्रित समूह में हों, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। समान भागीदारी को प्रोत्साहित करें। मार्केटिंग जैसे संभावित संवेदनशील विषयों पर बहस को प्रोत्साहित करते हुए भूमिका निभाना मजेदार हो सकता है। किसी समूह की व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संबंध सुनिश्चित करनी चाहिए। 2 अलग-अलग सामाजिक समूहों के किसी व्यक्ति या जमींदार और भूमिहीन श्रमिक के बजाय एक समूह में बराबरी के लोगों का होना बेहतर माना जाता है। कुछ मामलों में महिलाएं अपने विचारों को बड़े समूह में लाने से पहले अपने विचारों को परिपक्व करने के लिए अलग से मिलना पसंद कर सकती हैं। इसलिए इसे प्रोत्साहित करें और जहां भी संभव हो इसकी अनुमति दें। आईसीटी, फिल्मों और अन्य मीडिया का प्रयोग करें। ये प्रशिक्षण के बहुत अच्छे तरीके हैं और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी आगे बढ़कर मदद करते हैं। और अंत में प्रतिक्रिया को लिंग के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए और प्रतिभागियों को कार्यक्रम के तुरंत बाद किसी एक काम के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने और इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए कहना चाहिए। अब सर्वश्रेष्ठ सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदाहरण देखते हैं। मैं CGIAR की जेनोवेट परियोजना से एक उदाहरण उद्धृत करती हूँ और मैं निम्नलिखित पर फिर से जोर देना चाहती हूँ। सर्वोत्तम सामाजिक लिंग उत्तरदायी कार्यक्रम मजेदार, प्रेरक और व्यवहारिक होते हैं। उनके पास एक साहसिक दृष्टि होती है, लेकिन वे भीतर से मानदंडों को बदलने का काम करते हैं। वे बहुविषयक टीमों और समुदाय और संस्थागत स्तरों पर व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। किसानों, बुजुर्गों, धार्मिक अधिकारियों, सरकारी प्रतिनिधियों, पतियों और विस्तारित परिवारों जैसे निर्णयों में भागीदारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी के लिए समर्थन सुनिश्चित करने और फिर उन्होंने जो सीखा है उसे लागू करने में शामिल करें। एक ही बात कहने के लिए नई-नई पद्धतियों और विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग करें। इसे किसी विचार को पुष्ट करना कहा जाता है और अंत में सकारात्मक बदलाव के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी समर्थन करता है। अब सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण का एक और उदाहरण प्रसार और परामर्श सेवाएं हैं। और सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रसार और परामर्श सेवाओं को डिजाइन और विकसित करने के बारे में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसे एरी और क्रिस ने लिखा है। कृपया इस पुस्तक मॉड्यूल को पढ़ें, क्योंकि इससे आपको ऐसे कार्यक्रमों को डिजाइन और वितरित करने के बारे में अधिक मार्गदर्शन मिलेगा जो प्रसार और अन्य परामर्श सेवाओं के लिए सामाजिक लिंग उत्तरदायी है। प्रतिभागियों को सशक्त बनाने में मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि हम लाभ, पहुंच और शक्ति ढांचे की अपील करते हैं जिसका उपयोग सामाजिक लिंग अनुसंधान में बहुत अधिक किया गया है। अब जब मैं कहती हूँ पहुंच, तो यहाँ पहुंच कहने का उद्देश्य महिलाओं को कार्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना है। तो हमें महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए रणनीति ये है कि महिलाओं को प्रतिभागियों के रूप में आमंत्रित करें, उनकी भागीदारी के लिए बाधाओं को कम करने की कोशिश करें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आरक्षण प्रणाली लागू करें। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 30% प्रतिभागी महिलाएं हों और ये सुनिश्चित करें कि ये 30% प्रतिभागी प्रशिक्षण के लिए जरूर आएं। संकेतक परियोजना गतिविधि में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या या अनुपात हो सकते हैं। ये हमारी निगरानी और मूल्यांकन अभ्यासों में हमारी मदद करेगा। अब लाभ की दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य महिलाओं की भलाई को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए ये खाद्य सुरक्षा हो सकती है, ये आय हो सकती है, ये स्वास्थ्य हो सकता है। ऐसे में रणनीति ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई जानी चाहिए कि सामाजिक लिंग की जरूरतों, प्राथमिकताओं और बाधाओं पर विचार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाए
जिसकी परियोजना गतिविधियों से महिलाओं को लाभ हो। संकेतक अलग अलग लिंग के हिसाब से आंकड़े हो सकते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उत्पादकता, आय, संपत्ति, ज्ञान, पोषण और समय आदि जैसे संकेतक भी हो सकते हैं। और अंत में सशक्तिकरण में उद्देश्य महिलाओं की क्षमता को मजबूत करना, सोचे समझे जीवन के विकल्प बनाना और उन विकल्पों को अमल में लाना है। ये रणनीति घरों और समुदायों में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने, अशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करने की होगी। महिला की निर्णय लेने की शक्ति एक संकेतक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादन और आय पर निर्णय लेना, आय का उपयोग कैसे किया जा सकता है, या घरेलू भोजन की खपत का निर्णय लेना। अक्षमता से जुड़े परिणामों में कमी, इन सभी में महिलाओं के निर्णयों को कितना अमल में लाया जाता है, ये संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। अक्षमता से जुड़े परिणामों के उदाहरण के लिए लिंग आधारित हिंसा, समय का बोझ आदि। इसलिए पहुंच, लाभ और सशक्तिकरण ढांचे के इन्हीं सिद्धांतों को सामाजिक लिंग उत्तरदायी प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने और विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने में भी शामिल किया जा सकता है। अब एक सामाजिक लिंग उत्तरदायी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए बढ़िया सामग्री होना भी महत्वपूर्ण है। अब हम सामग्री को बढ़िया कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अपने प्रशिक्षण को प्रासंगिक बनाने के लिए जानकारी एकत्र करें। तो अगर हम अपने प्रशिक्षण को प्रासंगिक बना सकते हैं, तो सामग्री अपने आप बढ़िया बन जाएगी। इसलिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल की जा रही प्रौद्योगिकी या प्रमुख क्षेत्र के संबंध में पुरुषों और महिलाओं की प्राथमिकताओं का पता लगाएं। महिलाओं और पुरुषों का दृष्टिकोण उनके लिंग और उम्र, जाति, वर्ग, जातीयता जैसे अन्य सामाजिक कारकों के कारण भिन्न होने की संभावना है। उनकी उत्पादन प्रणालियां या उनके घरों में अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं और उनकी अलग अलग ज़रूरतें, रुचि, अनुभव, ज्ञान के स्तर और अनुभव होने की संभावना है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों के विचारों का पता लगाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए लक्ष्य समूहों और प्रमुख सूचनादाताओं के साथ फोकस समूह चर्चा आयोजित करें। अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ये फोकस समूह चर्चा जरूर करें और पता करें कि आपके लक्षित समूह के सदस्य पहले से क्या जानते हैं। उस ज्ञान का सम्मान करें और उसी आधार पर कार्यक्रम निर्माण करें। इस तरह सामग्री बढ़िया बन जाएगी। दूसरा, निश्चित पैकेज के बजाय मेनू के रूप में प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। इस तरह बढ़ावा देने में प्रतिभागियों की तकनीकों या मध्यवर्तन की श्रेणी को चुनने और अपनाने की क्षमता, महिलाओं और पुरुषों की मौजूदा विशेषज्ञता पर निर्माण करते हुए उन्हें किसी विशेष तकनीक या किसी विशेष हस्तक्षेप के संबंध में उनकी समझ और उनकी भूमिकाओं को विकसित करने के तरीके खोजने में मदद करते हैं। तकनीकी विकल्पों के बीच ट्रेड ऑफ पर आपस चर्चा करने के लिए जगह बनाएं। उदाहरण के लिए, फसल के अवशेषों, पशुधन और घरेलू आवश्यकताओं के बीच उपयोग को संतुलित करने से महिलाओं और पुरुषों के काम और लाभ प्रभावित हो सकते हैं। और अंत में एक बढ़िया सामग्री बनाने के लिए अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा दें। तकनीक पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें। समुदाय को प्रभावित करने वाली व्यापक परिवर्तन प्रक्रियाओं में इसके स्थान की चर्चा कीजिए। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण। जिस तकनीक या हस्तक्षेप को हम पेश कर रहे हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं? प्रतिभागियों को कैसे लगता है कि वे इस तकनीक या भविष्य में हस्तक्षेप के अनुकूल हो सकते हैं? अब मैं इस व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। क्षमताओं के निर्माण के लिए कई तरह के दृष्टिकोण और उपकरण उपलब्ध हैं। हालांकि उनमें से सभी महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं या महिलाओं के लिए ये सभी काम के नहीं हैं। इसलिए उपकरण, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण का चयन करते समय लिंग, सामाजिक लिंग को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में कुछ अच्छी प्रथाओं को साझा किया गया है। ये स्टैंडअलोन नहीं है, लेकिन इन्हें दूसरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर संदर्भ विशिष्ट होना चाहिए और इसमें अन्य शर्तों को ध्यान में रखना होगा। याद रखें कि हम किसकी क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मैं इस व्याख्यान को सुनने के लिए शिक्षार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ
और आशा करती हूँ कि उन्हें ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा। आप अध्याय के अंत में संदर्भों की सूची देख सकते हैं। कृपया उन्हें अधिक समझने और उदाहरणों के लिए देखें। धन्यवाद शिक्षार्थियों।